Hello students, today we are going to solve class 12th political science question paper of last year. ये आपका last year का question paper है. It is very relevant to you because आपको पूरा जो recent pattern है वो चीज जानने को मिलेगा and किस तरह के questions आते हैं. So let's start the question paper. ये आपका वैसा ही क्वेश्चन पेपर है डिट्टो जैसा बोर्ड में आता है. इसमें 12 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं जो कि है सेक्शन 1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द आसियान वे इज अ फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन दैट इज cooperative. Which one of the following country is not a founder member of ASEAN? Myanmar. Which one of the following country is not included in South Asia? South Asia में कौन सी country नहीं है included? China. China is not included in South Asia. Next question. Arrange the following rulers of Pakistan in chronological order. इसके चांसेस कम रहते हैं लेकिन फिर भी ये पेपर में आ जाता है तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाएंगे. इसमें सबसे पहले थे जुल्फिकर अली भुट्टो, ठीक है, फर्स्ट, एंड देन जिया उल हुक सेकंड, फोर्थ फर्स्ट, हाँ ये रहा फोर्थ फर्स्ट, ए है इसका ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी. ये वाला क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिला है तो ये जरूर इसको पढ़ के जाओ. सिक्योर न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट, तो इसका आंसर होगा वॉर. नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion एंड रीजन. अगेन आई एम सेइंग कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करो तो assertion के आगे बिकॉज लगा लो ताकि आप इजीली उसको आंसर कर पाओ. An alliance is a coalition of states that coordinate their actions to deter or defend against military attack because countries form alliances to increase their effective power relative to another country or alliance. इसका आंसर होगा both are true and reason R is the correct explanation. करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है और दोनों ही बातें सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, देयर वाज कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग 1950s बिकॉज. क्यों अनईज था इंडो यूएस रिलेशंस में ड्यूरिंग 1950s? बिकॉज इंडिया हैड अ ग्रोइंग पार्टनरशिप विद सोवियत यूनियन. Which one of the following was not a major objective of Jawaharlal Nehru's foreign policy? आपको पता होगा ज्यादातर पॉलिसीज जवाहरलाल नेहरू ने बनाई हैं. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है तो इसमें से कौन सा मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं था, नॉट पूछा है. सो इसका आंसर होगा टू मेक इंडिया अ न्यूक्लियर पावर. उन्होंने इस चीज के बारे में कभी भी नहीं बोला था, टू मेक इंडिया न्यूक्लियर पावर. नाइन्थ, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट. आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है रिलेटेड टू लाल बहादुर शास्त्री. सो सबसे पहले सही से पढ़ लो कौन कौन से हैं. He worked as a general secretary of the Congress Party till 1966. He was in Union Cabinet for a short period of 3 years. He resigned from UN Cabinet taking responsibility for railway accident. He gave the famous slogan जय जवान जय किसान. कौन सा वाला इसमें गलत है ये चीज आपको बतानी है. What statement from the following? एक मिनट. इसमें ए एंड बी दो गलत हैं, तो अभी छोड़ दो. 10th, which of the following problems did India face before the 4th general election? बहुत इजी है कि इंडिया ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करी थे बिफोर 4th जनरल इलेक्शंस. तो फेलियर ऑफ मॉनसून, फूड क्राइसिस, हैवी रेनफॉल और डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इसका आंसर होगा फेलियर ऑफ मॉनसून हमें देखने को मिला था, फूड क्राइसिस देखने को मिला था एंड डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अगर फेलियर ऑफ मॉनसून है तो हैवी रेनफॉल तो हो ही नहीं सकता. सी, सॉरी, हाँ सी है इसका आंसर. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं. सबसे पहले वीपी सिंह फर्स्ट पे आते हैं, सेकंड पे आएंगे चंद्रशेखर, थर्ड पे पीवी नरसिम्हा राव एंड दिस. तो ये हो गया आपका 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1. ये रहा डी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इसको आप जरूर पढ़ के जाओ, एनडीए यूपीए, ठीक है, ये चीज आ सकती है आपकी। इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। फर्स्ट क्या है, क्लियर मेजोरिटी इन द 17th लोकसभा इलेक्शंस किसको मिले थे, एनडीए। ये छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, ये आपका जो सेकंड बुक है उसका लास्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, सेकंड। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एच डी देवे कौन से थे ये, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, एंड फिर प्राइम मिनिस्टर ये यूपीए गवर्नमेंट। तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन। अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सो लेट्स आंसर, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। बहुत ईजी क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी 2-3 बार रिपीट हो चुका है जितने हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ के जाना। तो क्या क्या रीजन है, कॉन्फिडेंस ऑन क्लर्जीज, प्लीज जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कॉन्फिडेंस ऑन क्लर्जीज, टेररिज्म, 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट्स आ रहे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट एनी 2 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 2 फीचर्स बताने, तो बहुत ईजी है। डेमोक्रेसी है वहाँ पे, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक उससे रहते हैं। सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, ये चीज है यहाँ पे। आप इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो विद द रेफरेंस टू बांग्लादेश। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ। तो इनका क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये होता है वॉर एंड पीस के मैटर को सॉल्व करता है ये, ठीक है, एंड हेल्प कंट्रीज टू कॉपरेट, जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनमें आपस में कॉपरेशन को बनाए रखता है, कॉपरेट विद ईच अदर। Next question. Who was the main architect of second 5 year plan? What did the second 5 year plan stress upon? ये first 5 year plan, second 5 year plan जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये भी हमें बहुत बार देखने को मिल रहा है। तो किसने दिया था second 5 year plan? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ठीक है। एंड इन्होंने किस चीज पर स्ट्रेस किया था, इंडस्ट्रीज पर। सेकेंड 5 year प्लान में इसको आपको ऐसे ही नहीं लिखना है, आप इसे एक्सप्लेन करके अच्छे से पॉइंट्स बना के लिखेंगे, ऐसे ही एक वर्ड में लिख के नहीं आ जाएंगे। नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मुझे रिपीट में दिख रहा है, 17, मीनिंग ऑफ डिफिक्शन। तो इफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल he or she was elected and joins another party, it is called defection। तो डिफिक्शन होता है कि जैसे मान लो आप एक पार्टी से इलेक्ट हुए हो लेकिन आप उस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को चूज कर लो, तो उसे डिफेक्शन कहते हैं, दल बदल, ठीक है। तो इतना सा आपको लिखना है। आई एम राइटिंग हेयर फॉर योर हेल्प, इफ एन इलेक्टेड representative leaves the party on whose symbol he or she was elected and joins another party, it is called defection. Next question. Explain any 2 changes that came in Indian politics after 2014 as compared to 1989। तो क्या क्या चेंजेस आए थे। सबसे पहले बीजेपी की एक क्लियर मेजोरिटी वाली सरकार बनी थी, जबकि 1989 से 2014 के बीच में कोई भी क्लियर मेजोरिटी की सरकार नहीं बनी थी। ओके, और आप इसमें क्या मतलब एक सिंगल पार्टी थी, न्यू पार्टी थी, न्यू लीडर्स थे, ठीक है, ये चीज आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप छोड़ के नहीं आओगे इन क्वेश्चंस को। तो आंसर नंबर 19, एसेस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, आई एम राइटिंग हियर। तो सबसे पहले चीज, फर्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड सेकेंड largest economy and its share of world trade is much larger than USA, ठीक है, share of
world trade is much larger than USA. Third, it also functions as an important bloc in international economic organizations such as WTO. तो वो आप लिख सकते हैं. And its economic power gives influence over its closest neighbors as and इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ये भी है, हाँ इन्फ्लुएंस करता है ये बाकी देशों को सच एज एशिया एंड अफ्रीका. ठीक है, इन पे इन्फ्लुएंस डालता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो यूरोपियन यूनियन खुद को एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी रिप्रेजेंट करता है. तो इसका क्या है, क्या लिख सकते हो कि इसके पास अपना झंडा है, अपना नेशनल एंथम है, अपनी करेंसी है, फाउंडिंग डेट है, ये चीज आप लिख सकते हो. कॉमन इसके फॉरम्स हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये खुद को सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखाता है और इसका रोल ये है कि ये यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इट यूनाइट्स डिफरेंट कंट्रीज ऑफ Europe. Next question. Describe any four criteria proposed in 1997 for new permanent and non-permanent members. Again, important question. क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हो. तो सबसे पहली चीज इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर. ये ऑलरेडी मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको जरूर पढ़ लेना. कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट. ठीक है, पॉपुलेशन एंड डेमोक्रेसी. ये सब पॉइंट्स आप कोई से भी चार अपने पसंद के एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी. तो ह्यूमन सिक्योरिटी का प्राइमरी गोल क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. तो आप इसको लाइन में लिख दोगे, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी. तो नैरो और ब्रॉड कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है. तो आई एम राइटिंग हियर, नैरो वाला क्या होता है, इट फोकसेस ऑन वायलेंट थ्रेट्स. ठीक है, किस पे ये फोकस करता है, ऑन वायलेंट थ्रेट्स टू इंडिविजुअल्स और प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस. तो जो वायलेंट चाहे इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, इंडिविजुअल के हो या कम्युनिटी के हो, उस पर ये फोकस करता है. अब बात आते हैं ब्रॉड के. ब्रॉड में क्या होता है, प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आर्ग्यू दैट द थ्रेट एजेंडा शुड इंक्लूड हंगर, डिजीज. ठीक है, तो इसमें अलग मतलब एक ब्रॉडर व्यू देखता है, जैसे हंगर, डिजीज, नेचुरल डिजास्टर, ये सब चीजें इसमें आती हैं. ठीक है, तो आप इन्हीं को अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. एक्सप्लेन द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. अगेन इंपॉर्टेंट, जब हम लोग नए नए आजाद हुए थे तो क्या क्या दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ी थी. तो ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट स्टिल आई एम राइटिंग अगेन कि क्या क्या चीजें थी. तो सबसे पहला तो था सेपरेटिज्म, सेपरेटिस्ट चीजें थी, टेररिज्म था, पॉवर्टी थी. ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी दिक्कतें हमें उस टाइम फेस करनी पड़ी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग इन माइंड द क्रूशियल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी, व्हिच रूट डिड आवर नेशनल लीडर्स डिसाइड टू टेक इन न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया. एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स. तो इंडिया में हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कौन सा रूल रूट चूज किया था. तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी को ही चूज किया था और इसने बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल भी प्ले किया. दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम, दे सॉ इट एज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ठीक है, तो उन्होंने पॉलिटिक्स में इस चीज को इसलिए लिया ताकि मतलब पॉलिटिक्स को उन्होंने एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा, एज अ वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम देखा था. ठीक है, दैट्स व्हाई वी चूज डेमोक्रेसी. और आप इसमें डेमोक्रेसी की अहमियत बता सकते हो कि क्यों हमने डेमोक्रेसी को चूज किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन फॉरेन पॉलिसी. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन. आप खुद ये चीज देख सकते हो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो जो भी ये PYQ सॉल्व ही इसलिए करवाया जाता है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनके क्या क्या रोल था. तो सबसे पहले, और इन्होंने किस चीज की तरफ एम किया था, ही एम्ड टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग टेरिटरी, रैपिड
economic development, and sovereignty, इसको बचाने की बात कही गई थी, स्पेलिंग आप लोग देख लेना। एंड नॉन अलाइनमेंट, ये तो आपको याद ही होगा कि हमने कोल्ड वॉर में ना तो यूएसए का साथ दिया था, ना हमने अमेरिका का साथ दिया था, यूएसए का साथ भी नहीं दिया था, और हमने और किसका साथ नहीं दिया था, यूएसएसआर का। ये एक पैराग्राफ है रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो मैं आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर सॉल्व कर लो इसको, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, और साथ में अपने आंसर चेक करो कि क्या आप सही आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेरी इजी, एथिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इज नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है इसमें। तो इट अफेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली, ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व में बराबर फर्क नहीं डालता है। ग्लोबलाइजेशन एज अ कॉन्सेप्ट डज नॉट डील विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे वो डील नहीं करता है, फ्लो ऑफ रिवर्स। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज वास्टली अनइवन। नेक्स्ट, काफी सारे आप में स्कोरिंग चीजें हैं, तो उसे ध्यान से करना। ये रहा आपका मैप, तो मैप पे भी अच्छे से ध्यान से करना, छोड़ के कोई भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत इजी मैप है। द स्टेट रिलेटेड टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह, यूपी, ये रहा डी, चौधरी चरण सिंह थे यूपी के, तो यहाँ पे है डी। मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे भरना है इसको, तो आप वैसे ही भरेंगे। द स्टेट टू विच फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जगजीवन राम बिलोंग, जगजीवन राम बिहार के थे, सो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the state where the Naxalites were very active, very easy, West Bengal, West Bengal में कौन सा है, C, and then बचा है E. The state where the Congress party could not win even a single seat in Lok Sabha elections in 1977, हरियाणा है, हरियाणा। अगर आपको ओरली ऐसे याद रहेगा तो आप इजीली मैप को फिल कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके हिंट के लिए तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कार्टून, ये है आपका कार्टून, एक रोलर कोस्टर वाला, इंडियन पॉलिटी और अलग अलग इश्यूज के बारे में दिखाया गया। आइडेंटिफाई एंड नेम द लीडर हु इज होल्डिंग द प्लेस्ड रथ यात्रा, रथ यात्रा। तो अगर आप नहीं भी पहचान पा रहे हो तो आपको, आपने उसमें अयोध्या वाले उसमें तो पढ़ा ही है कि रथ यात्रा किसने करी थी, LK आडवाणी ने। Which political party organized Rath Yatra? Bharatiya Janata Party, BJP. Identify and name any two prime ministers shown in the cartoon who led the coalition government. So VP Singh and Chandrasekhar. VP Singh and Chandrasekhar. Next. नाउ वी मूव टू सेक्शन ई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रिलेशन विद रशिया आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन एंड सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एनी थ्री अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट। सिंपल सी बात है कि इंडिया और रशिया के अच्छे रिलेशंस के बारे में बताना है, तो सबसे पहली चीज, इंडिया एंड रशिया दोनों ही मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपना देखते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड। एंड सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि इंडिया जो है, जब भी कश्मीर की बात आती है तो रशिया हमेशा हमारा साथ देता है, रशिया ऑलवेज टेक स्टैंड ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, ठीक है। एंड रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी इम्पोर्टेंट है रशिया। वैसे तो 3 पॉइंट लिखने हैं, बट आपको जो पसंद आया आप वो लिख सकते हो। एंड हम लोग ऑयल का ट्रेड करते हैं काफी ज्यादा, ऑयल इंपोर्टिंग नेशन है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनी थ्री इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। तो शॉक थेरेपी का क्या रिजल्ट निकला था, कोई भी 3 पॉइंट आप बता सकते हो। सबसे पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, स्टार्टिंग ऑफ प्राइवेट ओनरशिप,
private ownership. And then each of the affected countries was required to make a total shift to capitalist economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई थी. rise of new countries. USA has a hegemony. वैसे तो 3 लिखना है, आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो. Explain any 3 environmental concern in global politics which no single government can address. Very very important question कि कौन कौन से गवर्नमेंटल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं. तो बहुत सारे हैं. सबसे पहले तो है कल्टीवेबल एरियाज. ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जो भी ऐसे एरियाज हैं जो फर्टाइल हैं उनको इरेज करके, मतलब उनको हटा के वहाँ पे अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं. ठीक है. दूसरा आप लिख सकते हो अंटार्कटिका वाला. ये भी एक इन्वायरमेंटल ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में बोला तो अंटार्कटिका का इशू आ सकता है एंड ओजोन लेयर का इशू आ सकता है. तो ये सब इशूज आप लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इसका आंसर होगा देयर वाज अ डिफरेंस इन द अप्रोच टू एनवायरनमेंट बिटवीन. इसमें नॉर्थ एंड साउथ में जो डिफरेंस, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नॉर्थ एंड साउथ में इन्वायरमेंट को लेके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. नॉर्थ कंट्रीज आर ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज. दे डोंट नीड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट. दैट्स वाई उनसे कोई किसी भी तरीके का ग्रीन हाउस गैस का इमिशन नहीं हो सकता है. बट साउदर्न कंट्रीज आर इन द फेज ऑफ डेवलपिंग. तो इस वजह से उन्हें अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और इन एक्सपेरिमेंट बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं विच लीड्स टू इमिशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस. तो इस वजह से हमारी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब कॉमन है बट डिफरेंशिएटेड है. हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं बट स्टिल साउदर्न कंट्रीज नीड टू बी डेवलप्ड. ये ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है. Question number 29. Describe any 3 major challenges that independent India faced immediately after independence. After independence सबसे पहले हमने क्या क्या challenges face किए थे. तो सबसे पहले हमें democracy establish करनी थी. ये हमारा challenge था. दूसरा हमारा challenge था shape of nation, कि हमें एक nation को shape देना था. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें unity देनी थी क्योंकि we were diverse. ठीक है. और हमें डेवलपमेंट करना था जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले सकते हो बिकॉज वी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय महात्मा गांधी टू रिड्यूस कम्युनल वायलेंस दैट इरप्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. तो महात्मा गांधी का क्या रोल था. इसको कैंसिल कर दे, नहीं आएगा ये पेपर में. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 30th. Analyze any 3 reasons for the movement against outsiders in Assam from 1979 to 1985. तो क्यों उन्होंने मूवमेंट किया था ये पूछा जा रहा है. तो आसामीज सस्पेक्टेड दैट ह्यूज नंबर ऑफ बंगाली मुस्लिम्स वर अफेक्टिंग देयर कल्चर. ठीक है. तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनका कल्चर अफेक्ट हो रहा है. किससे. जो बंगाली मुस्लिम्स थे जो बांग्लादेश से आए थे उनसे. ठीक है. और उनकी रिसोर्सेज फिनिश हो रही है. उनका ये कहना था कि जो बंगाली मुस्लिम्स है दे आर यूजिंग देयर रिसोर्सेज सच एज लैंड, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पावर और भी काफी सारी चीजें. एंड ठीक है, द आउटसाइडर्स वर बीइंग फेवर्ड बाय सम पॉलिटिशियंस टू गेट देयर वोट्स. तो ये भी उनका इशू था. ठीक है. सो वोट बैंक वाला इशू था. ये आप लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनल एस्पिरेशन आर वेरी मच पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. जस्टिफाई द स्टेटमेंट. आप इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हो कि अलग अलग रीजनल एस्पिरेशंस, मतलब अलग अलग एरियाज में मांग होती रही है. जैसे तेलंगाना बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज का पार्टीशन. तो आप ये चीज लिख सकते हो. ठीक है. एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू अकोमोडेट सच डिमांड्स. क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है अ कंट्री लाइक इंडिया हैज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस but still we are united and still our government has to address the regional aspirations for that unity. तो आप ये चीजें लिखेंगे. यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हो अलग अलग तरह के. ठीक है. जैसे आप नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल डाल सकते हो. तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है ये. एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.